दोस्तों स्वागत है फिर से आपका सक्सेस क्लासेस पे। देखो हम लोग जो कि सोशल इशू का जो टॉपिक था वो बच गया था आपका मई मंथ के मैगजीन में, जो आपका विजन का मई मंथ का मैगजीन था उसमें हम लोग कवर कर रहे थे। तो सोशल इशू का टॉपिक बचा था। तो सोशल इशू में आज पहला टॉपिक अपना देखते हैं क्या, अनौपचारिक कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा या मतलब सोशल सिक्योरिटी फॉर इनफॉर्मल वर्कर, राइट। टॉपिक को शुरू करने से पहले आप मुझे पहले बताइए आपका इनफॉर्मल वर्कर से आप क्या समझते हैं। मतलब इनफॉर्मल वर्कर क्या होता है और एक होता है फॉर्मल वर्कर, ठीक है। फॉर्मल वर्कर इससे क्या मतलब होता है, दोनों में क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के डिफरेंट को समझते हैं, उसके बाद जो कि आगे बढ़ते वर्कर है। तो दोनों मानते हैं क्या, जो आपका फॉर्मल वर्कर होगा ना, इसको देखो जो सामाजिक सुरक्षा होगी कंपनी की तरफ से जहाँ पे वर्क करता है, या फिर सरकारी नौकरी करता है या फिर प्राइवेट नौकरी करता है, तो यहाँ पे इसको देखो सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। जो भी समाज, जैसे इसको पेंशन वगैरह मिलेगा आगे जाके, ठीक है। और जो भी इसको स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा होगा वो भी मिलेगा, कभी इसका मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह करेगा, फिर बीमा वगैरह किया जाएगा तो ये भी इसको मिलेगा। इनका बीमा वगैरह भी यहाँ पे इंश्योर होता है। यानी इनको जो विभिन्न सामाजिक सुरक्षा वगैरह या फिर स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा होते हैं वो इनको मिलेगा ही मिलेगा, ये फिक्स होता है। ये आपका औपचारिक वर्ग का जो होता है, आपके जो आपके औपचारिक कार्यबल होते हैं उनकी बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे जब हम अनौपचारिक वर्कर की बात करते हैं तो ये ऐसे वर्कर हैं जो देखो किसी श्रम कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये ट्रेड यूनियन के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए इनको देखो सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी नहीं मिलता है, स्वास्थ्य बीमा जैसे लाभ भी इनको नहीं मिलता है। तो ये हो गया आपका इनफॉर्मल कार्यबल, ये हो गया आपका फॉर्मल कार्यबल, ठीक है। आपको अंतर समझ में आ गया। अब देखो इनफॉर्मल कार्यबल में कौन कौन आते हैं, ज़्यादातर जो आपके छोटे व्यवसायी हैं जिनका स्वरोजगार है वे लोग आ गए, या फिर जो जहाँ काम करते हैं छोटे छोटे लोग, जैसे जो ठेला वगैरह लगाते हैं, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो ठेला लगाते हैं, अपना दिहाड़ी रोजगार जो करते हैं वो लोग आ गए। तो ऐसे लोग जो कि आपका इनफॉर्मल सेक्टर में आ गए। और फॉर्मल सेक्टर में वे लोग जो आराम से एक तरह से कह लो जिनका काम जो कि ज़्यादा परिश्रमिक नहीं होता, लेकिन मेंटली रूप से ज़्यादा इनका काम परिश्रमिक होता है। और ये जो कि सभी काम जो सामाजिक सुरक्षा है, स्वास्थ्य सुरक्षा है, उनका लाभ उठाते हैं। तो ये बेसिक अंतर हमने समझ लिया आपका फॉर्मल वर्कर का और इनफॉर्मल वर्कर का, ठीक है। अब देखो ये न्यूज़ में क्यों था, तो देखो अब जैसे हमने देखा यहाँ पे कि इनफॉर्मल वर्कर को, जो इनफॉर्मल वर्कर है उनको देखो ज़्यादा सुरक्षा नहीं मिलता है, ठीक है। वो ट्रेड यूनियन का पार्ट भी नहीं होता, उन्हें श्रम कानून का जो लाभ होता है वो भी नहीं मिलता है, तो सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा भी नहीं मिलता है। तो इसके कारण बोला जाए जो आपका कोविड-19 था ना, कोविड-19 महामारी ने विशेष रूप से अनौपचारिक कामगारों से संबंधित भारत की सामाजिक सुरक्षा नीतियों के दोषों को प्रकट किया है। यानी कि जो आपका अनौपचारिक कामगार थे, इनफॉर्मल वर्कर जो थे, इनका कोविड-19 के कारण इनमें जो भी इनके जो सामाजिक सुरक्षा संबंधी जो नीतियां बनाई गई थी इनके लिए, उन सभी दोषों को जो कि सामने लाकर दे दिया, अब सामने लाकर रख दिया। अब यानी कि यह बता रहा है कि इनफॉर्मल वर्कर जो है वो सामाजिक सुरक्षा का इनको काफ़ी ज़्यादा जो कि नुकसान मिला है कोविड-19 के कारण। ये जो कि सामाजिक सुरक्षा के लाभार्थी या पात्र नहीं बन पाए हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पे की जा रही है, इनको काफ़ी ज़्यादा जो कि सामाजिक सुरक्षा संबंधित परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। तो इस तरह से ये आपका न्यूज़ में था, इस कारण ये आपका टॉपिक न्यूज़ में है। तो अब देखो सामाजिक सुरक्षा और इसका महत्व यहाँ बताया जाए कि इसका क्या महत्व है। तो पहली बात ये बोला जाए कि अगर आप देखो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी जो ILO है, तो उसके अनुसार बताया जा रहा है कि अगर किसी भी कामगार का सामाजिक सुरक्षा इंश्योर किया जाता है तो इससे देखो उसके क्या होता है, उसको मानव गरिमा और सामाजिक न्याय की मान्यता पर आधारित, यानी उसको मानव गरिमा जो उसकी कार्य करने की दशा होती है वो एक अनुकूल दशा होती है, उसको बेटर एक काम करने का जो समय होता है, टाइम होता है, वो फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि चाहे जितना भी उससे काम कर लो, एक फिक्स टाइम होता है और फिक्स सैलरी होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी सैलरी उसको या फिर कुछ भी दाम दे दो। तो देखो अगर किसी को सामाजिक सुरक्षा इंश्योर होती है तो उसको फिक्स टाइम के लिए काम करना पड़ेगा, फिक्स सैलरी भी मिलेगा, उसमें कोई कटौती वगैरह नहीं होगा, और इससे उसका देखो उसका जो मानव गरिमा होती है वो इंश्योर होती है, और उसको सामाजिक न्याय की मान्यता भी उसको इंश्योर होती है। तो इसलिए जो कि सामाजिक सुरक्षा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ देखो वही बोला जाए कि यहाँ पे आय की सुरक्षा भी इंश्योर हो जाती है और स्वास्थ्य की गारंटी भी दी जाती है। और अगर देखो फॉर्मल सेक्टर से किसी को निकाला जाता है ना, तो ऐसे नहीं निकाल सकते, आपको प्रॉपर उनको बताना पड़ेगा कि आपने किस नियम या किस कानून का उल्लंघन किया है, और उसके बाद उनको 1 या 2 महीने का पहले से ही नोटिस दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको आज ही हम निकाल देंगे, ऐसा नहीं, उनको एक नोटिस भी दिया जाता है 2 महीने पहले, ठीक है। तो इस तरह से इनको काफ़ी जो कि आप देखोगे फॉर्मल सेक्टर के लोग जो हैं, जो जॉब करते हैं, रोजगार है, कामगार हैं, उनको काफ़ी लाभ होता है। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे इनफॉर्मल सेक्टर यानी अनौपचारिक कामगार को ये सब लाभों से ये वंचित होते हैं। तब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ संवैधानिक प्रावधान है जो आपके कामगार हैं उनके संबंध में। तो समवर्ती सूची में आपका ये आपका लेबर आता है, श्रम बल आता है। तो उसमें बोला जा रहा है कि जो आपका इसमें 23 नंबर 23 24 है, तो ये बोला कि सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा जो कि इंश्योर किया जाए सभी कामगारों का। अब साथ ही बोला जाए कि श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएं, भविष्य निधि नियोजक का दायित्व, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, वृद्धावस्था पेंशन और प्रसूति सुविधाएं शामिल है। यानी ये सब जो कि चीज़ें जो कि राज्य
कर सकता है। ये सब चीज़ें विषय समवर्ती विषय में लिखा गया है। फिर इसी तरह हमारा डीपीएसपी भी राज्य को निर्देशित देता है आर्टिकल 41 के तहत कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहरक अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने के प्रभावी उपबंध करें। यानी देखो कुछ ऐसे लोग हैं जो बेकारी, बेरोजगार पड़े हुए हैं, बुढ़ापा में हैं, बीमारी से वो ग्रसित है, वो काम करने के योग्य, मतलब जो डिग्री वगैरह चाहिए वो चीज़ें उनके पास, या जो कौशल वगैरह चाहिए वो चीज़ें नहीं है। तो ऐसे में जो कि राज्य जो कि उनकी सहायता, जो कि लोक सहायता जो कि पाने के लिए जो कि इंश्योर करे कि वो भी जो कि उनकी जो भी आधारभूत आवश्यकता है वो पूर्ण हो सके, इस तरह की कुछ प्रावधान करे। ऐसा हमारा आर्टिकल 41 डीपीएसपी में निर्देश करता है। साथ ही आर्टिकल 42 भी कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करे। अब ऐसा नहीं कि केवल काम दे, काम जो भी दे वो देखो मानवोचित दशाओं में किया जाए। ऐसा ना कि उसके लिए अनुचित दशा हो, मतलब एक ऐसी दशा में जो जहाँ पर वो काम कर सके। और साथ ही देखो जो महिलाओं संबंधी जो प्रसूति सहायता है यानी डिलीवरी की चीज़ें, उसका भी उपबंध, जो कि अगर कोई महिला कर्मचारी कहीं काम करिए तो वो ऑफिस, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो महिला की प्रसूति के संबंध में कुछ हेल्प वगैरह करे। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है आपका डीपीएसपी में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी देखो एक आपका आया है भारत में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 यानी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, जिसमें देखो क्या किया गया है, जो आपका अनौपचारिक कामगार हैं उनकी सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए ऐसा बिल लाया गया है। तो यहाँ बोला जाए कि सामाजिक सुरक्षा से किसी कर्मचारी, असंगठित कर्मकार, देखो यहाँ पे असंगठित कर्मकार, गिग कर्मकार और प्लेटफॉर्म कर्मकार की स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए और इस संहिता के अधीन प्रतिष्ठापित अधिकारों एवं लागू योजनाओं के माध्यम से विशिष्टतः वृद्धावस्था, बेरोजगारी, रुग्णता, अशक्तता, कार्य क्षति, प्रसूति या जीविका अर्जन में आय सुरक्षा प्रदान करने के उपबंध में संरक्षण के उपाय किए जाएंगे। यानी कहने का मतलब जो औपचारिक यानी फॉर्मल सेक्टर में नहीं आते, फॉर्मल सेक्टर के अलावा जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर आते हैं, चाहे वो असंगठित कामगार हो, चाहे गिग कामगार हो, चाहे प्लेटफॉर्म कामगार हो, तो उनके स्वास्थ्य का देखभाल का इंश्योर किया जाएगा। अगर वो वृद्धावस्था से ग्रसित है, बेरोजगारी से है, तो या फिर उनके कार्य क्षति हो रही है, तो उन सभी को जो कि राज्य जो कि एक तरह से भरपाई करने की कोशिश करेगा कि उनको कुछ ना कुछ सहायता दिया जाए जिससे उनकी आय की सुरक्षा इंश्योर हो सके। ऐसा आपका क्या कह रहा है, भारत में जो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 आया है 2020, उसके तहत जो कि इस तरह के प्रावधान हैं। अब देखो सामाजिक सुरक्षा का महत्व क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा का महत्व इससे क्या होगा, तो बोला जा रहा है कि समाज में आपका सामाजिक आर्थिक न्याय और समानता सुनिश्चित करती है, आर्थिक विकास भी होगा। देखो जब किसी को आपको जब देखो जो आपके श्रमिक हैं वो उनको स्वास्थ्य सुरक्षा देंगे, यानी उनमें बीमारी कम होगी, बीमारी अगर होगी तो तुरंत ठीक हो जाएगा, या अगर वो देखो स्वस्थ रहेंगे, यानी जो आपके श्रमिक वो स्वस्थ रहेंगे तो वो उत्पादन क्षमता में वृद्धि करेंगे, उत्पादन और बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। तो ही बोला जा रहा है कि यहाँ पे कि आर्थिक विकास भी इंश्योर होगा इससे देखो बोला जाए कि श्रम की उत्पादकता और रोजगार क्षमता में सुधार होगा, ऑब्वियस वही बात है। सामाजिक एकजुटता को बनाए रखने में योगदान दिया जाएगा, सामाजिक शांति के निर्माण में योगदान होगा और सभी के लिए गरिमामय जीवन निर्वाह की दशा सुनिश्चित हो सकेगी। तो इस तरह से आपका सामाजिक सुरक्षा का महत्व जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पे देखो आपका चार्ट के थ्रू में बताया गया है डायग्राम में। अब देखो यहाँ बोला जाए कि भारतीय श्रम बाजार में अनौपचारिकता और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच। तो यहाँ बोला जाए कि देखो हमारा जितना कुल श्रम बल है, यहाँ पे देखो श्रम बल की बात की जा रही है, कार्य बल की बात नहीं की जा रही है। सबसे पहले आप श्रम बल क्या होता है ये समझ लो, और जो मैं कब से बोला हूँ कार्य बल ये क्या होता है, वर्क फोर्स, ये भी समझ लो। तो जो आपका श्रम बल होता है इसका मतलब ऐसे सभी लोग जो काम करना चाहते हैं और उनकी आयु 15 से 59 वर्ष के बीच में हो। ठीक है, ऐसे सभी लोग जिनकी आयु 15 से 59 वर्ष के बीच में हो, पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ऐसा है कि वो काम भी करना चाहते हैं, ठीक है, वो काम खोज रहे हैं ऐसे लोग। तो ये सभी लोग जितने आएंगे, हमारी जनसंख्या जितने लोग हैं ये सभी क्या आएंगे, श्रम बल में आएंगे। और कार्यबल वो होंगे यानी श्रम बल के वे लोग जितने श्रम बल में शामिल लोग हैं उनमें से जिन को काम मिल गया है, ठीक है, जो काम कर रहे हैं, अभी वो काम की तलाश नहीं कर रहे, उनको काम मिल गया है, वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं आपका, जो कि श्रम बल के भाग थे, तो वो सभी क्या आएंगे, कार्यबल में आएंगे। लेकिन देखो श्रम बल में आपका कार्यबल और जो ऐसे भी लोग आएंगे जो कार्यबल है वो तो आएंगे ही, साथ ही वो लोग भी आएंगे जो अभी काम खोजे, उनको काम नहीं मिला है और लेकिन उनकी आयु 15 से 59 वर्ष है और वो काम करने की इच्छा में है, तो वो सभी लोग आएंगे। यानी कि श्रम बल का दायरा बड़ा है जबकि कार्यबल का दायरा छोटा है। तो इस तरह की बात यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि श्रम बल क्या होता है और कार्यबल क्या होता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि अभी भी देखो कि जितना श्रम बल है उसका लगभग 90% हिस्सा जो कि अनौपचारिक श्रम में नियोजित है। यानी लगभग देखोगे 10% ही जो कि फॉर्मल सेक्टर में लोग जो कि काम कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर वहीं आप देखो इसको तुलना करोगे तो जो आपका साउथ कोरिया है वहाँ पर देखोगे 96% जो कि आपका औपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं,
ठीक है, स्किल्ड लेबर है। जापान में भी देखोगे लगभग 90% जो कि लोग औपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो औपचारिक क्षेत्र यानी कि यहाँ के लोगों को जो रोजगार कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा काफ़ी अच्छे से दी गई है अधिकतर लोगों को, जो अधिकतर लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में जस्ट इसका उल्टा है, 90% लोग तो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये इतने लोग जो कि जितने काम कर रहे लोग, वो सभी लोग जो कि सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा से वंचित है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे यह डेटा बताया जा रहा है। और बोला जा रहा है कि केवल 26% ही लोग हैं जो कि भविष्य निधि, स्वास्थ्य लाभ, मातृत्व लाभ जैसे सामाजिक सुरक्षा के लाभार्थी, यानी जो आपका 10% है उसमें से भी केवल 26% लोग ही हैं जो कि इस तरह के, नहीं सॉरी, ये 10% नहीं, ओवरऑल जितने लोग काम कर रहे हैं आपका 100%, उसमें से केवल 26% लोग ही जो कि आपका पेंशन, स्वास्थ्य लाभ, मातृत्व लाभ आदि किसी तरह के जो कि सामाजिक सुरक्षा के पात्र है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे की जा रही है। और साथ ही एक अनुमान में बताया जाए कि जो आपका कोविड-19 लॉकडाउन आया था, इसके दौरान देखोगे तो 80% जो कामगार है उनकी नौकरी की हानि हुई है, जिसमें देखोगे सबसे ज़्यादा जो आपके अनौपचारिक श्रम थे यानी इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोग थे उनकी सबसे ज़्यादा जॉब गई है। तो इससे देखो उनकी जो सामाजिक सुरक्षा के संबंध में और ज़्यादा खतरा उत्पन्न हमको नजर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में अनौपचारिक श्रमिकों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा प्रावधान, यानी भारत में क्या क्या सामाजिक सुरक्षा प्रावधान किया गया, किसके लिए, अनौपचारिक श्रमिक यानी जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर हैं उनके लिए। तो पहले तो यही बोला जाए कि जो आपका अभी सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 आया जिसको हमने देखा यहाँ पे। फिर और देखो कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, जैसे बोला जाए कि यहाँ पे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान। तो यानी अनौपचारिक कामगारों के लिए इस तरह की कुछ जो कि सामाजिक सुरक्षा इंश्योर करने की बात की गई है। इसमें से देखोगे तो मैक्सिमम जो कि आपका क्या है, बीमा है, यानी उनको कब इसका लाभ होगा, जब वो 60 वर्ष की आयु में हो जाएंगे तब उनको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन उसके पहले इनको जो कि इस तरह की सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा, उनको पेंशन नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बात उनके पैसे नहीं होगा तो उनको इस तरह के लाभ नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से बोला जाए कि देखो काफ़ी जो कि सफिशिएंट नहीं है, इसमें और काम करने की जरूरत है। तो इसके लिए और देखो बोला जाए कि यहाँ पर सामाजिक आर्थिक संकट से बचाने वाली भी कुछ योजना है निर्धन परिवारों के लिए, जो गरीब परिवार है। तो जैसे बोला जाए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम में आपका मनरेगा है जो उनको काम दिलाएगा, और इंटीग्रेटेड आपका जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना ये भी है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये कुछ है, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किससे संबंधित, स्वास्थ्य सुरक्षा इंश्योर करेगा एक तरह से। ठीक है, मातृत्व योजना यानी उनका जो महिलाएं जो प्रसूति वगैरह है उनकी डिलीवरी में जो कि हेल्प करेगा। ठीक है, और ये जो बहुत सारी पेंशन योजना है जो उनको पेंशन दिलाएगा। साथ ही आपका पीडीएस है जो उनको भोजन समाज जो भोजन की सुरक्षा को इंश्योर करेगा, और मनरेगा जो उनके काम को इंश्योर, वर्क को काम देने का इंश्योर करेगा। तो इस तरह की चीज़ें कुछ और योजनाएं जो अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का काम करते हैं। लेकिन अभी ये इसमें बोले ये सब तो हमने देख लिया, ठीक है, लेकिन इसमें अभी देखो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। क्या क्या चुनौतियाँ उसको अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बाई बाई से। तो देखो इसके चुनौती में सबसे पहले बोला जो हमारा बिल है आपका संहिता कोड आया है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, इसमें कुछ दोष बताए जा रहे हैं। तो क्या दोष है, पहला दोष देखो यही बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम लाभ नीति का अभाव। ये उदाहरण के तौर पर आप बताया जाए, जैसे देखो बोला जाए कि पेंशन और चिकित्सा बीमा जैसे लाभ केवल न्यूनतम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान जैसे कि 10 या 20 कर्मचारी के लिए अनिवार्य है। इसके परिणामस्वरूप बृहद संख्या में अनौपचारिक कार्यबल सामाजिक सुरक्षा लाभ के बाहर है, दायरे से बाहर है। यानी कहने का मतलब कि जहाँ पे देखो अनौपचारिक ऐसे अनौपचारिक कामगार जहाँ पे देखो 10 से 20 कर्मचारी काम कर रहे हैं वहाँ पे ये देखो कोड जो कि लागू होता है। लेकिन जहाँ पे इससे ज़्यादा लगभग 40 मान लो कर्मचारी काम कर रहे हैं, अभी 50 कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहाँ पे ये जो कि लागू नहीं होता है उनके पेंशन या स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें। तो वहाँ पे ऐसे देखो यहाँ पे देखो कम कर्मचारी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कर्मचारी है, तो इतने बड़े कर्मचारी यानी कि ज़्यादा मात्रा में जो कर्मचारी है वो देखो इससे वंचित रह जाएंगे। इस तरह की बातें यहाँ पे की जा रही है। फिर दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये बताया जाए कि जवाबदेही का अभाव। यहाँ पे बोला जाए कि अगर मान लो यहाँ पे देखो बोला गया जितने भी असंगठित कामगार होंगे उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह किया जाएगा, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन में देरी होती है, फिर रजिस्ट्रेशन नहीं पता किसी कार्ड से, तो यहाँ पे जवाबदेही किसका होगा ये यहाँ पे उचित प्रावधान नहीं तय, मतलब ये तय नहीं किया गया कि किसकी जवाबदेही होगी। साथ ही देखो यहाँ पे बोला जाए कि अधीनस्थ विधान, यानी बोला गया है कि यहाँ पे देखो जो भी निर्णय लिया जाएगा कौन इस योजना के पात्र कौन नहीं है, ये देखो किसके ऊपर छोड़ दिया गया है, जो आपका कार्यपालिका है उसके विवेक के आधार पर छोड़ दिया गया है कि वो तय करेगा कौन इसके मतलब
इसमें आएंगे या फिर इसको पुनः संरक्षित या पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है कि नहीं, ये उसके विवेक पर पूर्णतः छोड़ गया। इसमें देखो जो आपका सांसद है या फिर लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उसका देखो इसमें कोई भागीदारी या रोल नहीं है। तो इस तरह की बातें की जा गई है। तो ये भी जो कि एक तरह से इसकी कमियों को दिखाता है, यानी कि जो सांसद जो MP वगैरह है वो एक्टिवली जो कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। फिर साथ ही बोला जाए कि परिभाषाओं का ओवरलैपिंग हो रहा है, यानी कि बहुत से ऐसे देखो जैसे गीक हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, असंगठित कामगार हो गया, तो इन सभी को देखो एक सुस्पष्ट परिभाषित नहीं किया गया है। इस वजह से जो डेफिनेशन है उसमें देखो ओवरलैपिंग की बातें की जा रही है। साथ ही देखो यहाँ बोला जाए कि योजनाओं के संबंध में अन्य त्रुटियाँ क्या हो सकता है, जैसे बोला जाए कि जो प्रक्रिया है वो बोझिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला जाए कि जो सामाजिक सुरक्षा संबंधी जो योजनाएं हैं वो देखोगे संघ और राज्य स्तर पर कई मंत्रालयों कई विभागों के द्वारा रन किए जाते हैं। इस वजह से जो आपकी प्रक्रिया प्रोसेस होती है वो काफ़ी बोझिल हो जाती है। साथ ही देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपवर्जन या बहिष्करण संबंधी त्रुटियाँ, यानी कि कोई इसका लाभार्थी है कि नहीं है, या कोई अगर लाभार्थी है पर उसको जो कि लाभार्थी का पात्र नहीं समझा गया है, तो उसके संबंध में ये बात चुनौती कहा जा रहा है। जैसे बोला जा रहा है कि प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड का प्रचलन, लोक कल्याण के सभी कार्यों के डिजिटलीकरण रिकॉर्ड दर्ज करने में मानवीय त्रुटियां, यानी देखो डिजिटलीकरण हो रहा है सभी रिकॉर्डों का, ठीक है, आधार कार्ड का प्रचलन हो रहा है और रिकॉर्ड दर्ज करने में भाई इंसान ही कंप्यूटर पर चढ़ा रहा है तो कुछ मानवीय त्रुटियां हो सकती है, खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी हो सकता है। तो इन सब के कारण जो आपका लाभार्थी है वो वंचित हो सकता है। तो ये भी एक समस्या यहाँ पर समझ में सामने देखने को हमको मिल रही है। साथ ही देखो नेक्स्ट समस्या क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो लाभार्थी है उनके मध्य निम्न जागरूकता, यानी जिनके लिए ये योजनाएं होती है उनको खुद ही नहीं पता होता कि हमारे लिए कुछ ऐसा योजना वगैरह है, तो इसलिए योजना का जो कि बड़े स्तर पर जो कि लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे की जा रही है, ये एक चुनौती है। साथ ही कोविड-19 को लेकर भी चुनौती बताई जा रही है। जैसे बोला जा रहा है यहाँ पे देखो कि आपका सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी या सुवाह्यता, यानी बोला जाए कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के ऐसे प्रावधान जिसमें प्रथम दृष्टया प्रवासी भी शामिल होते हैं, यानी जो प्रवासी लोग हैं उनको लेकर जो कि एक समस्या समझ में आ रहा है सामाजिक सुरक्षा की, उनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ कैसे दिया जाए। तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि श्रमिकों के अंतर राज्य प्रवास के मामले में यह स्पष्ट नहीं होता कि किस राज्य को प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा के लाभ के लिए भुगतान करना होगा। उसका स्रोत राज्य होगा या फिर गंतव्य, यानी जो कोई मान लो ये आपका यूपी से कोई इंसान गया महाराष्ट्र में, ठीक है, काम करने के लिए, ये प्रवासी हो गया, तब ये यहाँ पे तय नहीं हो पाया कि इसका जो आपका सामाजिक सुरक्षा या स्वास्थ्य सुरक्षा वो कौन तय करेगा, ये यूपी की गवर्नमेंट तय करेगी या फिर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट तय करेगी। तो इसमें जो कि अभी समस्या है इसको स्पष्ट नहीं किया गया, तो इस तरह की चुनौती भी यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। साथ ही बोला जाए कि व्युत्क्रमित या उल्टा प्रवास के बीच स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना, यानी जैसे जो लोग अभी देखो कोविड-19 का बहुत से लोग जो कि अपने गांव वापस आ गए, जितने प्रवासी श्रमिक गए थे महाराष्ट्र में, गुजरात में, आपका कहीं भी, या कोलकाता वगैरह, दिल्ली वगैरह, वो सभी देखो अपने गांव में वापस आ गए। तब ऐसे लोगों को देखो उनको काम देना, उनको काम को सुनिश्चित करना, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गया। जैसे देखो यहाँ बोला है कि यूपी, बिहार, MP, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने महामारी के दौरान उच्च स्तर के व्युत्क्रमित प्रवास का अनुभव किया है। अब इनके आजीविका को सुनिश्चित कैसे किया जाएगा, ये भी थोड़ा सा जो कि चुनौती भरा हुआ यहाँ पर है। अब यहाँ पे देखो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के कुछ प्रमुख उपबंध है जो मैक्सिमम उपबंध है हमने यहाँ पे डिस्कस पहले ही कर लिया, वही सब बातें यहाँ पे फिर से की जा रही है। अब देखो वे फॉरवर्ड यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं आगे की राह में। तो देखो इसमें पहला पॉइंट आपको बोला जा रहा है वे फॉरवर्ड में कि जो वेतन है वेतन, उद्यम के आकार और मूल स्थान पर ध्यान दिए बिना सभी कामगारों के लिए न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी कि कोई व्यक्ति कहाँ से आया है, वो किस तरह का काम करता है, मतलब वो बड़े उद्यम में काम करता है, छोटे उद्यम का काम करता है, या फिर उसका जो मूल स्थान वो कहाँ पर है। तो इन सबको ध्यान दिए बिना जितने भी कामगार हैं आपके यहाँ, उन सभी के सामाजिक सुरक्षा को जो कि सुनिश्चित किया जाएगा, तभी जो कि आपका ये सामाजिक सुरक्षा जो आपका कोड है ये जो कि सफल हो पाएगा। साथ ही देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी व प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता है। और देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि अनौपचारिक कामगारों का एक सामान्य डेटाबेस तैयार करना। अगर देखो डेटाबेस तैयार होगा तभी पता होगा कितने प्रतिशत लोग जो कि लाभार्थी के पात्र बने हैं, कितने लोग छूट गए, अगर जो छूट गए तो उनका क्या कारण है, ये सब कुछ हमको जानकारी मिल पाएगी, जिसके कारण जो ताकि हम आगे जो कि इसमें सुधार कर सके। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट बोला जाए कि अनौपचारिक कामगारों के पंजीकरण की जो प्रक्रिया है उसको सुव्यवस्थित किया जाए। अधिकारों के बारे में, उनके अधिकार है उसके बारे में देखो अधिक से अधिक जागरूकता सृजित की जाए। तो इस तरह के कुछ वे फॉरवर्ड यहाँ पे बताया जा रहा है जो कि आपका काफ़ी अच्छे से आपका अनौपचारिक सेक्टर यानी इन्फॉर्मल सेक्टर वाला जो कामगार का जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधान था, इन सबको काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे जो कि संग्रहित किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल था आपका मेंस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। चलो मिलते हैं अगले टॉपिक पे।